अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आपको स्टैनली के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको स्टैनली के बारे में जितना ही बताया था मैं उससे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको पहले देख लें ताकि आपको आगे की बातें सही तरह से समझ में आए। स्टैनली अपनी टीम के साथ कॉमिक्स कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करते थे कि वो अपनी टीम को एक पूरी तैयार स्क्रिप्ट नहीं देते थे, बल्कि वो स्टोरी बताते थे कि किस तरह से कैरेक्टर्स होने चाहिए, यानी वो उनको एक स्टोरी लाइन दे देते थे। और स्टोरी लाइन में ज़्यादातर कैरेक्टर्स ओवरली ड्रामेटिक होते थे, जैसे कि साइलेंट फिल्म में होते हैं। फिर जैसे ही कॉमिक का पूरा आर्टवर्क तैयार हो जाता था तो जाके खुद डायलॉग बॉक्सेस को फिल करते थे और इससे प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता था। इस मेथड को उस वक्त दी मार्वल मेथड कहा जाता था। 1950 में एक साइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था फ्रेडरिक वॉर्टन। उन्होंने ये क्लेम किया कि टीवी शोज और कॉमिक बुक्स की वजह से यूथ के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और 1954 में सेनेट सब कमेटी ने कहा कि कॉमिक्स असल में डेंजरस हैं और उन्होंने कॉमिक कोडल अथॉरिटी जारी करवाई जिसके रूल्स काफ़ी सख्त थे। उसमें बताया जाता था कि किस तरह की कॉमिक अप्रूव होगी और आगे मार्केट में भेजी जाएगी। हर नई स्टोरी लाइन को पहले सेंसरशिप के लिए अप्रूव करवाना पड़ता था और हर नई बुक के कवर पेज पर कॉमिक कोडल अथॉरिटी की सील होना ज़रूरी थी। उन रूल्स में यह भी शामिल था कि जिस भी कॉमिक के अंदर क्राइम सीन के बारे में जिक्र होगा उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस वजह से मार्वल्स कॉमिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि उनकी सुपर हीरो कॉमिक्स में ज़्यादातर क्राइम सीन के बारे में जिक्र होता है। इसकी वजह से उन्हें अपनी बहुत सी सुपर हीरो स्टोरीज की कॉमिक बुक्स को बंद करना पड़ा और उन्हें अब ऐसी कॉमिक बुक्स लिखने को कहा जा रहा था जो बहुत ज़्यादा बोरिंग थी और जो टारगेट बच्चों को करती थी, यानी बच्चों के लिए लिखी जा रही थी। अब इतने टाइम तक ऐसी कॉमिक्स लिखने के बाद स्टैनली बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए थे कि उन्हें अपने इस करियर को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो क्योंकि वो 20 साल से कॉमिक बुक इंडस्ट्री के अंदर थे तो वो सोच में पड़ गए थे कि क्या उन्हें ये काम छोड़ देना चाहिए या नहीं। वो एज अ पार्ट टाइम स्क्रीन प्ले राइटिंग का भी काम करते थे, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि अगर उन्होंने जॉब छोड़ दी तो उन्हें शायद फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़े। उन्होंने अपनी वाइफ से इसके बारे में डिस्कस किया और उनकी वाइफ ने उन्हें बोला कि उन्हें एक नॉवेल लिखनी चाहिए जो काफ़ी टाइम से लिखने का सोच रहे थे। उस नॉवेल की जो टारगेटेड ऑडियंस थी वो एडल्ट्स थे। उन्होंने और उनकी वाइफ ने सोचा कि अगर वो नॉवेल सेंसरशिप रूल्स के खिलाफ भी हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बुरा होगा कि पब्लिशर को नॉवेल पसंद नहीं आएगी और उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, जो वैसे भी छोड़ने का सोच रहे थे। और यही वक्त था जब उन्होंने फैंटास्टिक फोर जैसी कॉमिक लिखी। ये कॉमिक मल्टी डायमेंशनल थी क्योंकि इस कॉमिक के हीरोज बहुत से रोल प्ले कर रहे थे। वो खुद सुपर हीरोज भी थे और अपनी रियल लाइफ इश्यूज को भी हैंडल कर रहे थे और इसी के साथ साथ उन्हें कभी कभी सुपर पावर्स होने का भी पछतावा होता था। और जब उन्होंने कॉमिक पब्लिश की तो इस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। इस नॉवेल के आइडिया पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि मार्वल के पब्लिशर भी इस आइडिया को रिजेक्ट नहीं कर पाए। और जैसे ही उन्होंने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना सीख लिया तो उन्होंने इंडस्ट्री में एक नया रास्ता ढूंढ लिया था। और उसके बाद उन्होंने नए कैरेक्टर्स बनाना शुरू कर दिए, जैसे कि स्पाइडरमैन जो खुद एक टीनेजर था। ये कैरेक्टर ज़्यादातर डायरेक्ट रिएक्शन थे सोसाइटी की तरफ से, जैसे कि हल्क तब लिखा गया था जब लोग कोल्ड वॉर और न्यूक्लियर साइंस से बहुत ज़्यादा डर रहे थे। और आयरन मैन इसलिए लिखा गया था क्योंकि लोग मिलिट्री को बहुत ज़्यादा हेट करते थे। 1966 में स्टैनली ने ब्लैक पैंथर लिखी। वो अब तक का सबसे पहला ब्लैक हीरो था जो स्टैनली ने लिखा था। स्टैनली इस इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश कर रहे थे। 1970 में स्टैनली हेड पब्लिशर बन गए थे मार्वल कॉमिक्स के। उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग की अथॉरिटी दूसरे राइटर्स को दे दी थी। स्टैनली ने मार्वल कॉमिक्स के एग्जीक्यूटिव्स को ये समझाना शुरू किया उन्हें अपनी टीम को लॉस एंजलिस से बाहर भी ले जाना चाहिए। तो उन्होंने ईस्ट कोस्ट में अपने नए ऑफिस खोलना शुरू किए मार्वल प्रोडक्शन के नाम से। 1988 में स्टैनली मार्वल के हेड बन चुके थे और उन्होंने फीचर फिल्म्स बनाना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से मार्वल कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और उसका बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। हॉलीवुड स्टूडियोज को इन कॉमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा था उस वक्त। स्टैनली ये कहते हैं कि इस फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर्स थे और हमें पता था कि उन्हें किस तरह से पोर्ट्रे करना है। और कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो ये काम करना चाहते थे, मगर कुछ काम नहीं आया। 1997 में कॉमिक बुक्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। जो उनकी टारगेटेड ऑडियंस थी वो उनकी कार्टून सीरीज देख रही थी, लेकिन फिर भी उनके प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा फर्क आया। उस वक्त मार्वल कंपनी को बैंक्रप्सी का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कॉपीराइट्स प्रोटेक्ट किए। उनके कैरेक्टर्स जो गोल्ड माइन से कम नहीं थे वो उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उस वक्त स्टैनली को बहुत से इन्वेस्टर्स ने अप्रोच किया कि वो एक नई कंपनी बनाए स्टैनली मीडिया के नाम से, जिसका काम कार्टून कैरेक्टर्स और कॉमिक्स बनाना होगा जो इंटरनेट पर स्ट्रीम किए जाएंगे। उन्होंने कंपनी 1999 में स्टार्ट की जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई और उनका स्टाफ बढ़ते बढ़ते 200 पीपल तक चला गया था। स्टैनली की उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को कुछ फाइनेंशियल स्कैम्स की वजह से अरेस्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से स्टैनली को इस बात का एहसास हुआ कि अगर उन्हें इस तरह के स्कैम से बचना है तो उन्हें खुद की कंपनी बनानी पड़ेगी। उसके कुछ टाइम बाद मार्वल कंपनी अपनी बैंक्रप्सी से निकली। तो क्योंकि उनका स्टैनली के साथ कॉन्ट्रैक्ट था तो उन्हें स्टैनली की गाइडेंस मिल रही थी कि किस तरह से कैरेक्टर्स को बनाना है और उन्हें मूवी में पोर्ट्रे करना है। और काफ़ी सालों के हार्ड स्ट्रगल और ड्रीमिंग के बाद स्टैनली खुद ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में आना शुरू हुए
और इस चीज़ से उन्होंने भी फ़ायदा उठाया क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था कि हर जो नई मार्वल फिल्म आएगी उसमें उनका एक कैमियो रोल होगा। स्टैन ली जैसे कुछ लोग होते जो कभी रिटायर नहीं होते, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी काम किया और अपने करियर और अपने पैशन को हमेशा पुश किया और इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया और इसमें कोई शक नहीं था कि वो अपने काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। स्टैनली मार्टिन लीबर की डेथ 12 नवंबर 2018 को हो गई जब वो 95 ईयर्स ओल्ड थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जो मैंने स्टैनली के ऊपर बनाई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और हाँ, आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।